हेलो एवरीवन, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन ऑन डेली न्यूज एनालिसिस। तो आज आपका 30th ऑफ जैन जो है वो खत्म होने पे, जनवरी मंथ खत्म होने पे है और अब हम बिल्कुल लास्ट लेग में आ चुके हैं जनवरी के। सो बहुत ही ज्यादा न्यूज वर्दी ये आपका मंथ रहा है। सो आई एम श्योर सम ऑफ यू माइट फील कि सर जनवरी के अंदर ही इतनी न्यूज हो गई है, हमारा एग्जाम दिसंबर के अंदर में है, तो कितने न्यूज आर्टिकल्स हमें कवर करने। सो डू नॉट बी वरीड, आपके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ अब विद टाइम अनइंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो विद टाइम हम उनको तो डिस्कार्ड करते जाएंगे और उसी के साथ जो नए टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं उनको हम गो थ्रू करेंगे। प्लस डू नॉट बी वरीड, एवरी 3 मंथ्स 4 मंथ्स में हम आपके मैराथन सेशंस कंडक्ट कराएंगे, जिसके अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम फिर से गो थ्रू करेंगे। ओके, तो इसमें आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको न्यूज एनालिसिस रेगुलरली फॉलो करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि जो पढ़ाया जा रहा है आपको वो समझ में आए। अगर पॉसिबल है आपके लिए, अगर आप नॉन क्लैट प्लस स्टूडेंट है तब तो आपको ये चीज करनी ही है कि आप प्लीज इन सब के नोट्स भी बनाएं। ओके, एंड प्लस इसके बाद जो 20 जीके क्वेश्चंस होते हैं तो वो आपको इंस्टेंटली आपको एक फीडबैक दे देते हैं कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया, क्या इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, क्या इसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूज वर्दी पार्ट है, क्या आपने उसको रिकॉग्नाइज करा और क्या उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं। ओके, तो इन्हीं सबको माइंड में रखते हुए, इन्हीं टारगेट्स को माइंड में रखते हुए, व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर न्यूज एनालिसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज फॉर टुडे। और आज जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल आया है, आप चाहे कोई भी न्यूज़पेपर आज पढ़ लेना, कोई सा भी न्यूज़पेपर आप उठा के देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है आज वो है इकोनॉमिक सर्वे। तो कल पार्लियामेंट के अंदर में, कल पार्लियामेंट के अंदर में आपका इकोनॉमिक सर्वे वहां पे प्रेजेंट किया गया है। तो जैसे ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, सो वी आल्सो हैव एक्सेस टू द इकोनॉमिक सर्वे। तो ये इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इसको कौन सा मिनिस्ट्री है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसको क्रिएट करता है, इसके अलावा इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, कब से ये स्टार्ट हुआ था, क्या पहले किसी और डॉक्यूमेंट के साथ में ये आता था और अब इसको सेपरेट कर दिया गया है, सेपरेट किया गया तो क्यों किया गया, और फाइनली इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसकी की हाइलाइट्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक सर्वे जो है ये आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है, बिकॉज इकोनॉमिक्स बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनके चांसेस आर वेरी हाई कि या तो वो बजट से आएंगे या इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। यूजली आपका जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड पोर्शन है जीके का, उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत हाई होता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो वहीं से ही आपका क्वेश्चन आएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे को समझना, डिटेल में करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का इकोनॉमिक सर्वे जो आया है, जो आपका इंडिया का इस साल का इकोनॉमिक सर्वे, उसको हम गो थ्रू करेंगे। बट उससे पहले एक बार का हम उसका बैकग्राउंड ले लेते हैं। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैं बाद में आऊंगा, पहले इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है वो समझना जरूरी है। तो देखिए, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है। फ्लैगशिप रिपोर्ट किसे बोलते हैं? फ्लैगशिप होता है जो सबसे मेन रिपोर्ट होती है, और एनुअल है मतलब हर साल ये रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास में बजट आता है तो बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे का रिक्वायरमेंट क्या है? तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर कि बजट के अंदर में जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है, उसकी पॉलिसीज होती हैं। यानी मैं सिंपली कहूं तो गवर्नमेंट क्या क्या यहां पे एक्सपेंडिचर करने वाली है और गवर्नमेंट यहां पे क्या क्या रेवेन्यू जनरेट करने वाली है, वो सब हमें पता पड़ता है अपकमिंग बजट में। रेवेन्यू जनरेट मतलब उनके टैक्स प्रपोजल क्या है, और एक्सपेंडिचर से यहां मेनली फोकस होता है कि जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, उन सब के अंदर में वो क्या इस बार का एक्सपेंडिचर करने वाली है। तो आपका जो बजट है मोर और लेस ये आने वाले साल की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके बारे में या उसके लिए प्रिपेयर करता है। और जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, जो हमारा प्रीवियस ईयर रहा है, जो पिछला साल रहा है, उसमें हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, उसमें इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है वो हमें बताता है। देखिए यहां पे यही चीज लिखी हुई है, इट रिव्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे इसलिए ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए ही पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज इसके थ्रू हमें और जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, एमपीज हैं, उनको हमारी इकोनॉमी की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसका एक आइडिया लगता है। तो यहां पे इकोनॉमिक सर्वे मेनली क्या करता है कि प्रीवियस ईयर में हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहा है उसके बारे में हम सबको वो एक डिटेल रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा उसका एक और पार्ट अब स्टार्ट हो चुका है, कई सालों से एक और चीज ऐड होनी स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा
इकोनॉमी हमारी इंडिया या हमारी गवर्नमेंट और कैसे बेटर पॉलिसी मेकिंग कर सकती है, फ्यूचर जो पॉलिसीज होंगी, फ्यूचर जो बजट्स होते हैं, उनके अंदर में हमें किन किन और बातों को ध्यान रखना चाहिए, वो सब भी इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करता है। सो वो क्या करेगा, वो पूरे इंडिया की स्टडी करेगा, वो वर्ल्ड की स्टडी करेगा, और वहां की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि भाई यहां पे भी ये इशू था, जैसे इंडिया में इशू फेस हो रहा है, उस इशू के बेसिस पे वो हमें क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा, जिसके अकॉर्डिंगली हम भी फ्यूचर के अंदर में हमारी पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। ओके, और इन्हीं सब पर्पस के लिए हम ये इकोनॉमिक सर्वे जो होता है इसको पार्लियामेंट के अंदर में प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम आपको मैं एक बेसिक बताऊं कि आपका जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसके अंदर में किस किस के बारे में डेटा होता है, तो ये हमें एक मैक्रो इकोनॉमिक डेटा प्रोवाइड करता है। मैक्रो इकोनॉमी मतलब कि जो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स वो समझेंगे, मैक्रो इकोनॉमी मतलब कंट्री लेवल की इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उनके ऊपर पे जो डेटा है वो रिलेटेड डेटा हमें प्रोवाइड करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि इंडिया की जीडीपी क्या है, इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा क्या है, बाकी के जो फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इन सब के जो टारगेट्स हैं उसमें इंडिया कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो सारा डेटा आपको कहां मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्टर वाइज एनालिसिस। हमारे जो प्राइमरी सेक्टर्स हैं, जो मेन सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी बेसिकली, और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, उनका सेक्टोरल एनालिसिस करेगा कि अगर हम ग्रो कर रहे हैं या एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है या यहाँ पे उसमें अगर कोई डाउनफॉल है तो व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड इट और कैसे हम उसको बेटर कर सकते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, आपके इकोनॉमिक सर्वे से मिलती है। थर्ड इज दे वुड प्रोवाइड अस, ये हमें बताएंगे कि हमारे पॉलिसी चैलेंजेस क्या है, क्या क्या पॉलिसीज की शॉर्टकमिंग्स है, जो पॉलिसीज आई हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, एंड उसमें वो रिफॉर्म भी सजेस्ट करेगा। तो इनिशियली जब इकोनॉमिक सर्वे आपका आता था तो इकोनॉमिक सर्वे वाज लिमिटेड टू द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर और वो सजेशंस नहीं देता था। पिछले 10-15 साल से ही वहां पे पॉलिसी चैलेंजेस और रिफॉर्म सजेशंस को यहां पे डिस्कस करना स्टार्ट किया गया है, एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स यू विद अ ग्रोथ आउटलुक फॉर द कमिंग ईयर। तो आने वाले साल में हमारा ग्रोथ क्या हो सकता है, ग्रोथ का क्या आउटलुक है, क्या क्या हमारे टेल विंड्स हो सकते हैं, क्या क्या हमारे हेडविंड्स हो सकती हैं, ये सब हमें कहां पे पता पड़ता है, इसमें पड़ता है। और ये दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है, तो और पब्लिकली भी अवेलेबल होता है, और इसके बाद पे इसमें डिस्कशन होता है। ओके, इसमें डिस्कशन होता है, एंड देन द पार्लियामेंट इज बेटर इन्फॉर्म्ड कि हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको प्रिपेयर कौन करता है, हु प्रिपेयर्स इट। ओके, तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब देखिए यहां पे डिपार्टमेंट बताया, मिनिस्ट्री नहीं बताई हुई है। ओके, बट जस्ट फॉर योर इन्फो, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इट इज वन ऑफ द 6 डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, सो यहां पे मिनिस्ट्री नहीं लिखी है, तो आप अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वहां पे मिनिस्ट्री को ऐड कर सकते हैं। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसका जो इकोनॉमिक डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, जो उसका एक और सब पार्ट इकोनॉमिक डिवीजन, वो आपका इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करता है। और ये जो इकोनॉमिक डिवीजन है इसको लीड कौन करता है, इट इज लेड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इट इज लेड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि इसका काम क्या है, जिसके नाम में इसका काम लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एडवाइस देने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। ओके, एंड व्हाट इज अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, ऑल्दो ही इज पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ही डिपार्टमेंट है, उसमें ही वो वर्क कर रहा है, बट ये अदरवाइज इंडिपेंडेंट होता है, इट इज अदरवाइज इंडिपेंडेंट। तो यहां पे समझने की बात क्या है, बजट भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बना रहा है, इकोनॉमिक सर्वे भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बना रहा है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में इन्वॉल्व नहीं होते, दे आर जस्ट देयर टू हेल्प आउट द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और इससे फायदा क्या होता है, हमें एक बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है आपके किसमें, इकोनॉमिक सर्वे में। तो यहां पे जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, इट इज लेड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, प्रिपरेशन इज लेड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और उससे बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि बिकॉज गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, तो हमें एक बहुत ही ट्रू पिक्चर, जो बिल्कुल भी कहीं पे भी बायसनेस नहीं गवर्नमेंट का, उसके बिना हमें ये अवेलेबल मिल जाता है।
ओके तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहूंगा, एक्सपेक्ट कि आप मुझे उसका आंसर कर पाए। द क्वेश्चन इज कि करंटली हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि भाई करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन है, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके ओके सो आगे वापस से मूव करते हैं। अगर हम अब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, व्हेन वी बिकेम अ रिपब्लिक, तब से जो पहला यूनियन बजट आया था उसके साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट किया गया था। ओके तो पहले ही बजट के साथ इकोनॉमिक सर्वे भी आया था, यानी कि पहला जो आपका इकोनॉमिक सर्वे था वो किस ईयर में आया था, इन द ईयर 1950-51। ओके 1950-51 में आपका फर्स्ट बजट आया था यहाँ पे। ओके और इनिशियली जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1950-51 के अंदर में, उस टाइम में जो ये बजट था, ये ये इकोनॉमिक सर्वे था, इट वाज पार्ट ऑफ द बजट ओनली। ओके तो इकोनॉमिक सर्वे जो था इट वाज पार्ट ऑफ द बजट ओनली, तो दोनों साथ में ही प्रेजेंट किए जाते थे। ओके सेपरेट कोई डॉक्यूमेंट इसके अंदर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता था। ओके अब 1964 में क्या होता है, इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द बजट एंड मेड एन इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट। सो 1964 तक, 50 से लेके 63 तक जो आपका बजट आया था, उसी के साथ में ही, उसी के अंदर में ही एक डॉक्यूमेंट होता था इकोनॉमिक सर्वे का। इट वाज ओनली 1964 की इसको सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों सेपरेट करा गया, बिकॉज वी वांटेड कि हम जो प्रेजेंट बजट है उसको सेपरेट कर सकें विथ व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस ईयर। तो यहां पे तो एक हम ऑब्जेक्टिव और डिटेल रिव्यू कर सके इकोनॉमी बिफोर द बजट। तो यहां पे बहुत बार क्या होता है कि जब बजट के साथ इकोनॉमिक सर्वे आता है, सो हमारा जो फोकस है वो बजट पे ज्यादा रहता है रेदर देन लुकिंग एट व्हाट वी वर डूइंग इन द प्रीवियस ईयर। और उससे क्या होता है कि हम कैसे, हमारे जो चैलेंजेस हैं, हमारी जो पॉलिसी के अंदर में इंप्रूवमेंट है, उन पे हम फोकस नहीं करते हैं। ओके इसलिए इट वाज डिसाइडेड कि हमें बजट को और इकोनॉमिक सर्वे को सेपरेट कर देना चाहिए। पार्लियामेंट और पॉलिसी मेकर्स को बेटर इन्फॉर्म फिस्कल डिसीजंस लेने के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट्स यहां पे प्रोवाइड करना चाहिए। ओके और तब से क्या हो रहा है कि आपका जो ये इकोनॉमिक सर्वे है, इट इज बीइंग प्रेजेंटेड वन डे बिफोर द यूनियन बजट एवरी ईयर। अब मैं यहां पे आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं। वैसे तो देखिए, हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, इट वाज नोन फॉर फॉलोइंग इट्स कस्टम्स, कि भाई अगर ये कस्टमरी कोई प्रैक्टिस चलती आ रही है तो ईयर इन और ईयर इसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन आपके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, दे हैव अ हैबिट, दे हैव दिस हैबिट कि वो बार बार जो कस्टम्स होते हैं, जो आपके कई रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, उनको ब्रेक करने की आदत है। जैसे यहां पे क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बजट, पहली बार एक संडे को बजट प्रेजेंट किया जाएगा। ओके 1 फरवरी इज अ संडे। तो यूजुअली पहले क्या होता था, अगर जिस दिन बजट का प्रेजेंटेशन डे है, क्योंकि डेट फिक्स होती थी, उस दिन अगर संडे आता था तो या तो सैटरडे को या मंडे को वो बजट प्रेजेंट होता था। लेकिन इस बार इन्होंने डेट फिक्स रखा है और संडे को भी आपका बजट प्रेजेंट होगा। तो इससे पहले यूजुअली क्या होता था कि 31 जनवरी जो था, 31 जनवरी को आपका इकोनॉमिक सर्वे जो था 31 जनवरी को यहां पे प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन इस बार इकोनॉमिक सर्वे कब आ गया, इस बार आपका इकोनॉमिक सर्वे 29 जनवरी को पब्लिश कर दिया गया। ओके और बजट कब आएगा, 1 फरवरी को। उसका रीजन क्या है कि बिकॉज 31 और जो फर्स्ट है आपके वो सैटरडे संडे है, सो दे डिसाइडेड कि इसको हम 29 जनवरी को ही पब्लिश कर रहे हैं। तो यहां पे एक और जो कस्टमरी प्रैक्टिस रही है उसको ब्रेक किया है। ओके और ये एक इनका ट्रेंड सा रह गया कि ये, इनको जो रिचुअल सही लगते हैं, इनको जो कस्टम सही लगते हैं वो फॉलो किए जाते हैं, अदरवाइज दे आर रेडी टू ब्रेक दोस वन। ओके एनीवे, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई इस बार का इकोनॉमिक सर्वे जो है, वो जो यूजुअली कस्टम डेट होती है एक दिन, जस्ट एक दिन पहले आपके बजट से, उस दिन ना करके इस बार 29 जनवरी को इस बार आपका जो बजट है उसको पार्लियामेंट के अंदर में पेश किया गया है। ओके एंड वी हैव ऑलरेडी डन दिस पार्ट। तो अब आ जाते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कि इस बार के जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी की हाइलाइट्स क्या है। सो व्हाट आई हैव डन इन दिस प्रेजेंटेशन इज कि आपके जितनी भी न्यूज आई इकोनॉमिक सर्वे की, जितनी भी, आज अगर आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ोगे, स्पेशली जैसे मैं हिंदू की बात करूं, तो पेज 4, 5, 6 और पूरा बिजनेस पेज, इकोनॉमी पेज जो है आपका, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया हो, उन सब में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड न्यूज आई है। यानी कि आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ एक टॉपिक है, इकोनॉमिक सर्वे है। एंड लुकिंग एट द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, ऑल्दो मैं यहां भी कवर कर रहा हूं, बट वी प्लान टू डू अ
MIT on economic survey and we plan to do a MIT on budget also. तो इन दोनों की MITs भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Okay. Anyway, let's look at the key highlights of the economic survey of this present year. Okay. तो सबसे पहले जो उसमें चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर वाइज ही इसको डिवाइड करा हुआ है. सबसे पहले इस बार की ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी क्या रही थी इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि यहां पे ये फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्या होता है. तो देखिए, हर कंट्री जिस पीरियड में अपने फाइनेंसेस को ऑडिट करती है या एक बार का उसको लुक थ्रू करती है पूरे साल का, उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं. यानी कि हमारी जो अकाउंट्स बुक हैं उनको हम किस पीरियड से, किस वन ईयर के पीरियड में उनको गो थ्रू करते हैं. ओके, रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं. तो इंडिया के अंदर में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है. आई एम श्योर आपने आपके घर में जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती होगी, सो दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर. तो वहां पे जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जिस पीरियड की आप इनकम फाइल करते हो, वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ओके, तो यहां पे जो 25-26 फाइनेंशियल ईयर है, क्या शोकेस कर रहा है कि ये जो ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी दिखा रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2025 और ये एंड हो रहा है 31 मार्च 2026 में. ओके, ये क्या शोकेस कर रहा है कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे, दिस इज फॉर द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दिस पीरियड, 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026. अब देखिए, फाइनेंशियल को लिखने का तरीका भी बहुत अलग होता है. यहां पे अगर मैं इसको फाइनेंशियल ईयर लिखना चाहूं, 3 तरीके से मैं लिख सकता हूं. एक तरीका तो है इसको मैं लिखूं फाइनेंशियल ईयर 2025-2026. अगर मुझे इसी पीरियड में, अब देखिए प्रॉब्लम कहां होती है कि आप देख रहे हो कि भाई इसमें जो फाइनेंशियल ईयर का पीरियड है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है. तो अप्रैल, मई, जून, करीब करीब आपके 8 महीने, 9 महीने 25 के हैं और सिर्फ 3 महीने आपके किसके, मार्च 2026 के. लेकिन अगर मुझे इन दोनों में से सिर्फ एक ईयर चूज करना है फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो जो सेकंड ईयर होता है, पीछे वाला ईयर होता है, मैं वो यूज करता हूं. तो अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 या प्रेजेंट फाइनेंशियल रिप्रेजेंट करना है, तो उसको अगर आपको सिंगल ईयर से रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको FY26 लिखोगे. ओके, अब आपको याद क्या रखना है कि अगर आप कहीं पे FY 2026 पढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ये डील करता है इस पीरियड से 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026. और कई बार इसी को हम फाइनेंशियल ईयर 26 भी लिख सकते हैं. ओके, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 26 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, दिस इज फ्रॉम 1 अप्रैल 25 टू 31 मार्च 2026. अगर आपको ये चीज समझ नहीं है तो यू कैन आस्क मी, हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, बट ये समझना बहुत जरूरी है. ओके, सो दिस इज हाउ योर फाइनेंशियल ईयर इज डिफाइंड. ओके, अब यहां पे हम आ जाते हैं कि इस बार का जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, जो हमें फाइनेंशियल ईयर 25 से 26, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 यानी फाइनेंशियल ईयर 26 का हमें हमारा रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है. सो इट्स व्हाट, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड. तो अगर हम यहां पे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपकी इंडिया है, कंट्री ऑफ इंडिया है, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है. अब बहुत सारी छोटी कंट्रीज हो सकती हैं जिनका टोटल जीडीपी साइज बहुत कम हो, तो उनको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. हम यहां पे जो लार्ज इकोनॉमीज हैं जिनके साइज बहुत बड़े हैं, उसमें अगर हम काउंट करें तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ल्ड में हाईएस्ट है. ओके, फास्टेस्ट है, सबसे जल्दी ग्रो कर रहा है. यानी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी हो सकता है हमारी उतनी ज्यादा ना हो, बट जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट है. जैसे कि यहां रियल जीडीपी ग्रोथ क्या बताई हुई है इंडिया की, इट इज 7.4%. तो ये वर्ल्ड में हाईएस्ट है जितनी भी लार्ज इकोनॉमीज है. ओके, सो जस्ट फॉर कंपैरिजन, अगर मैं यूएस का एग्जांपल दूं, सो इट ग्रोज बाय 2 to 3%. जापान जो है वो 1% से ग्रो करता है और यहां पे जो इंडिया है वो 7.4 से करता है. तो यूएस, जापान, कोरिया ये इतना क्यों नहीं ग्रो करते? बिकॉज उनका मेजॉरिटी जो ग्रोथ पार्ट है वो हो चुका है, दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड. तो बिकॉज वो पहले से ही उनकी ग्रोथ हो चुकी है, तो अब उनके पास में ग्रो करने के एस्पेक्ट्स कम हो जाते हैं. बट इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, यहां पे हमारे पास स्कोप बहुत ज्यादा है. ओके, सो इट इज मोर अबाउट स्कोप. तो यहां पे रियल जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल 26 में क्या बताई है, 7.4% है. तो इस ईयर में हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या रही है एज पर इकोनॉमिक सर्वे, 7.4%. अब यूजुअली जीडीपी का डेटा हम नहीं करते हैं. एक जीडीपी का डेटा 4-5 बार हम जीडीपी करेंगे, उसमें एक जीडीपी का डेटा जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे आपकी जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या थी. ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भाई इसका पोटेंशियल मीडियम टर्म ग्रोथ क्या होगा, यानी कि आने वाले साल में एज पर इकोनॉमिक सर्वे जो इन्होंने स्टडीज करी हैं,
अपकमिंग फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल 27 की बात कर रहा है, उसमें क्या आपका ग्रोथ रेट हो सकता है, सो इट हैज टू बी अराउंड 7%। ये डेटा आपको याद नहीं करना है। तो FY27 ग्रोथ परसेंट, तो ये तो हो गया अराउंड 7%। अगर इसको थोड़ा डिटेल कर दिया जाए तो इट वुड बी अराउंड 6.8 से 7.2, इसमें मूव करेगी आपकी इकोनॉमी। ओके, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि इस साल हमारी ग्रोथ बेटर थी और आने वाले साल में हमारी ग्रोथ रेट कम होने वाली है। ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तो ये क्या क्लेम कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे कि इंडिया में कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमी के अंदर में, और ऑल दो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल हो सकता है यहां पे डी ग्रोथ हो, वहां पे आपका रिसेशन हो, लेकिन इंडिया की रोबस्टिक इकोनॉमी जो है वो रोबस्ट है। ओके, तो यहां पे ये जो स्टेटमेंट है, अब वैसे आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इसका आइडिया जरूर रखना, क्योंकि अगर इंग्लिश में रीजनिंग में इसका पैसेज आएगा तो कहीं ना कहीं जो आपका एग्जामिनर है वो एक क्वेश्चन इस पे भी बना सकता है कि भाई अगर इंडियन इकोनॉमी का आगे जाके डाउनफॉल हो सकता है, ग्रोथ रेट कम है, सो इज इट बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन डोमेस्टिक इकोनॉमी और वीकनेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी तो स्ट्रांग है, डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग है डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो हमें इकोनॉमिक सर्वे से मिलती है। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे इकोनॉमिक सर्वे फोकस करता है, इट इज व्हाट इज द करंट इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज द डेटा ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। तो इंडिया के अंदर में इन्फ्लेशन, जिसको हम महंगाई बोलते हैं, महंगाई, ओके, जो महंगाई है उसका क्या डेटा है। तो यहां पे वी हैव अ वेरी लो इन्फ्लेशन रेट, यानी इंडिया के अंदर में हमने महंगाई को बहुत कंट्रोल किया है, महंगाई को बहुत कंट्रोल किया है, और एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 1.7% है। अब आपने यहां पे एक सीपीआई वर्ड पढ़ लिया, अब ये सीपीआई क्या होता है, तो सीपीआई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडिया में जब हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो हमें एक डेटा चाहिए और हमें कंज्यूमर लेवल का डेटा चाहिए। तो इंडिया के अंदर में जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये एक डेटा है, इट्स अ डेटा, एक सर्वे है जिससे डेटा बनाया निकाला जाता है। उसमें हम कंज्यूमर लेवल पे जाते हैं और वहां पे कंज्यूमर को रिटेल लेवल पे क्या प्राइस मिल रहा है, उसमें क्या चेंज है, उससे हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन क्या है, 1.7%। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं कि इसका मतलब यह है कि अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज थी, तो अब वो 101.7 रुपीज है। व्हाट इज इट कि इस बार कितनी प्राइस बढ़ी है आपकी, 101.7, बस इतना ही इंक्रीमेंट हुआ है, ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है। ओके, दूसरा क्या है कि भाई इन्होंने ये भी बताया है कि इन्फ्लेशन जो है वो इतना कंट्रोल्ड क्यों है। सो द रीजन वाज कि फूड और फ्यूल के प्राइसेस जो हैं वो मॉडरेट रहे। तो क्यों हमारा इन्फ्लेशन, हमारी महंगाई कम रही है इस साल, बिकॉज फूड में और फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो मॉडरेट रही हैं, वो ग्रो नहीं करी गई हैं। ओके, और इससे क्या हुआ है फायदा, परचेजिंग पावर ऑफ हाउस होल्ड बढ़ी है। तो क्योंकि इन्फ्लेशन कम रहा है, तो लेट्स से अगर वो लास्ट ईयर तक 10,000 कमा रहे थे, उनकी सैलरी में थोड़ा बहुत भी इंक्रीमेंट हुआ है, आज वो लेट्स से 12,000 रुपए अगर कमा रहे हैं, तो उनका क्या है, परचेजिंग पावर बढ़ी है, बिकॉज उनकी सैलरीज बढ़ी है बट महंगाई उतनी नहीं बढ़ी है। ओके, तो ये इन्फ्लेशन को लेके हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट में, व्हाट इज आवर फिस्कल पोजीशन। अब ये वर्ड फिस्कल भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी आप फिस्कल वर्ड पढ़ो, ओके, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के केस में, तो फिस्कल का मतलब ही समझ लेना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। ओके, कहीं पर भी आप फिस्कल वर्ड पढ़ो तो फिस्कल वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा। ओके, इरफान सर इज अटेंडिंग फ्रॉम बस, ओके नाइस। ओके, फिस्कल पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जो है वो किस तरह से है, क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है या रेवेन्यू ज्यादा बेटर है, उसकी अर्निंग ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर अर्निंग बेटर है उसको हम कहेंगे गवर्नमेंट का सरप्लस है, और अगर वहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा एज कंपेयर टू रेवेन्यू तो हम कहेंगे कि यहां पे उसका डेफिसिट है, यानी कि उसको मार्केट से पैसा निकालना पड़ेगा। ओके, एनीवे, तो यहां पे अगर हम फिस्कल पोजीशन देखते हैं तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, इट इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन टू 4.4% ऑफ जीडीपी, विच इज गुड न्यूज। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करूं, फिस्कल मैंने आपको बताया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, डेफिसिट है मतलब कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू कम है। तो फिस्कल डेफिसिट हमें बताता क्या है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म हमारा डेफिसिट क्या है, यानी कि
आने वाले साल में अगर 5 साल 10 साल का डेटा देखें तो हमें वहां पे बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी, वी हैव टू बोरो मोर। ओके, यानी हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और हमारा जो यहां पे रेवेन्यू है, हमारा जो इनकम है गवर्नमेंट का वो कम है। ओके, लेकिन यहां पे अच्छी चीज क्या है कि हम हमारे फिस्कल डेफिसिट को कम कर रहे हैं। तो हमारी जो भी जीडीपी की साइज है उसकी अगर एक वैल्यू निकाली जाए तो जस्ट 4.4%, 4.4% जो है आपका वो आपका फिस्कल डेफिसिट आता है उसका। तो ये सब वेरी गुड वैल्यू टू हैव। ओके, दूसरा क्या है, गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इट इज 4% ऑफ जीडीपी, विच इज ऑल्सो अ गुड न्यूज। कैसे गुड न्यूज है, देखिए एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दो टाइप का हो सकता है। ओके, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ 4% है ऑफ जीडीपी। अब रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होता है ये होता है आपका डे टू डे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है डे टू डे, जैसे कि आपको कोई ऑफिस चलाने के लिए जो रोज आपका एक्सपेंस है उसको मेंटेन करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ये होता है आपका लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। अगर आप कोई ऑफिस रन कर रहे हैं तो अगर आप कोई टेबल लेकर आए हैं, टेबल चेयर्स आपके ऑफिस में आए हैं, लेट से कोई आपके नया डिजिटल आपका कंप्यूटर आया, नया लैपटॉप आया है, वो सब क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। बिकॉज ये रोज के एक्सपेंडिचर नहीं है, ऐसा नहीं आप रोज नया कंप्यूटर ला रहे हैं, आप उस एक्सपेंडिचर को लाइफ में एक बार करोगे, ऑफिस में एक बार करोगे। और यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे आप नया लैपटॉप लेकर आए या टेबल चेयर्स लेकर आए, उससे क्या होगा, फ्यूचर में आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी, आप लैपटॉप से कमाई करेंगे और भी पैसा कमाएंगे, कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में हम क्या देख रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमें कोई इनकम नहीं हो रही है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे तो एक्सपेंडिचर है, बट इससे क्या जनरेट हो रहा है, हमारा फ्यूचर में रेवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है उल्टा। ओके, इसीलिए अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है इट इज बेटर फॉर आवर इकोनॉमी। जैसे कि ब्रिज बनाया उसने, उसने कोई नया एक्सप्रेसवे बनाया, यहां पे रेलवे लाइन वहां पे डाली है, टेलीकॉम में उसने इन्वेस्टमेंट करा है, एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करा है। ये सब क्या शोकेस कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि फ्यूचर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से हम लेट से इंडस्ट्रियल वर्क करेंगे, एक्सप्रेसवे होगा तो हमारा ट्रेड इंक्रीज होगा। ओके, तो ये सब क्या दिखा रहा है कि ये भी हमारे लिए बेटर है। ओके, और तीसरा क्या है, पेंडेमिक में जब हमारा डेट बहुत हाई हो गया था, तब से अगर आपका कंपेयर करें तो गवर्नमेंट का जो डेट है वो जीडीपी से कंपेयर कर रहे हैं तो वो भी रिड्यूस हुआ है, विच इज अ गुड न्यूज फॉर अस। तो कहीं पे कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं कि जो उनका कंक्लूजन है कि फ्यूचर के अंदर में जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है ये रोबस्ट परफॉर्म करेंगी, ऑल दो ग्लोबल अनसर्टेनिटी। उसका रीजन क्या है, इंडिया के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और जैसे और क्या ऐसे हमारे पास एविडेंस है जो ये शोकेस करते हैं कि वी और इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी इज इन अ वेरी गुड फेस। तो अगर हम यहां पे बैंकिंग सेक्टर देखते हैं, वहां पर भी वी हैव गुड न्यूज। अब देखिए यहां पे क्या है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो हैं वो अपने लोएस्ट लेवल पे हैं, 2.2% आज तक का लोएस्ट एनपीए है। एनपीए क्या होता है, एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, दीज आर, अगर इफ आई सिंपली पुट इट, दीज आर बैड लोन्स। मतलब कि अगर कोई अगर कोई बैंक किसी को लेट से लोन देता है तो सामने वाला जो लोन है, लेट से बिकॉज उसका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसका जो पैसा है, बैंक का जो लोन है वो डूब गया है, या फिर लेट से कोई फ्रॉड है तो वो पैसा लेता है और लेट से इंडिया से भाग जाता है या कहीं पे छुप जाता है। तो ये दोनों सिचुएशन क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपके बैड लोन्स, कि यहां पे ये पैसा वापस नहीं आएगा। तो यहां पे जो हम बैंकिंग डेटा हमारे पास में आया है, एनपीए जो बैड लोन्स को रिप्रेजेंट करता है, वो चाहे ग्रॉस लेवल पे देखो चाहे नेट लेवल पे देखो, इट इज एट देयर लोएस्ट लेवल। कि अगर बैंक ने 100 रुपीज का लोन दिया है तो उसमें से 2.2 रुपीज का जो आपका लोन है वो बैड लोन है, यानी 97.8 जो आपका लोन है, इतने रुपए का जो लोन गया है वो वापस आ जाएगा आपके पास में, विच इज अगेन अ पॉजिटिव। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एनपीए का फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल सेक्टर पे आते हैं, अगर हम कंपेयर करें हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो यहां पे हमने क्या देखा है कि वी हैव रिकॉर्डेड अ वेरी हाई एक्सपोर्ट। आज तक का हमारा हाईएस्ट एक्सपोर्ट हमने इस साल में करा है और ये हर साल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हमने सर्विसेज में ही करा है। ओके, 387 करोड़। अगेन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेंड याद करना होता है।
अच्छा हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो एज अ क्लैट स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट, अगर आपके इकोनॉमिक सर्वे बजट से क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें वो आपसे नंबर परसेंटेज नहीं पूछते, वो ट्रेंड पूछते हैं। जैसे कि आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। हमारे जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो इंक्रीज हो रहे हैं। क्या इससे ज्यादा हमारे कभी पास्ट में ऐसे एक्सपोर्ट्स रहे हैं, क्या इससे ज्यादा रहे? आंसर भी नो, ये रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। तीसरा, हमारा जो ग्लोबल रेमिटेंस है उसमें हमने 135 बिलियन रुपीस मिला। अगेन रुपीस हमारे काम के नहीं है, हमारे काम का क्या है कि इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट ग्लोबल रेमिटेंस रिसिपिएंट है। रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस इज की आपका फॉरेन मनी सेंड टू इंडिया बाय इंडियंस। तो एग्जाम्पल के लिए कि आपका कोई ब्रदर है, आपका कोई रिलेटिव है जो यूएस में जॉब कर रहा है और वो वहां पे जो कमाई कर रहा है, उसकी जो अर्निंग है उसको वो इंडिया सेंड कर रहा है। कोई सऊदी अरेबिया में, किसी मिडल ईस्ट कंट्री में काम कर रहा है और वो अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो रेमिटेंस है उसको इंडिया में भेज रहा है, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? रेमिटेंस बोलते हैं। ओके, इंडिया जो है लार्जेस्ट ग्लोबल रेमिटेंस रिसिपिएंट है और उसमें भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड दीज आर रीजन कि हम एक्सटर्नल सेक्टर में भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट के अंदर में हम देखते हैं कि सेक्टर बेस्ड हमें एनालिसिस मिलता है। तो यहां पे मैंने इंडस्ट्रीज को नहीं हैंडल करा बिकॉज उसमें कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर और सर्विसेज जो है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। जैसे कि यहां पे हमारे पास में क्या है कि हमने फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो भी रिकॉर्ड लेवल पे करा है। इतना हाई प्रोडक्शन हमने कभी नहीं करा है। 3577 LMT, 3577 LMT हमारा इतना टन यहां पे हमने फ्रूट गेन को यहां पे प्रोडक्शन करा है। पीएम किसान जिसके थ्रू हम इनकम सपोर्ट देते हैं 6000 पर ईयर का फार्मर्स को, एलिजिबल फार्मर्स को, उसका टोटल इनकम सपोर्ट कितना था? 4 लाख करोड़ था एक साल में। ई नैम जो है आपका, ओके, ई नैम जो है जो आपका एग्रीकल्चर मार्केट है। ई दिखा क्या रहा है यहाँ पे? डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई नैम हैज इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर मार्केट इंटीग्रेशन एंड प्राइस डिस्कवरी, यानी कि फार्मर्स को बेटर प्राइसेस मिल रही है उनके प्रोडक्ट की। ओके, तो ये सब हमारे लिए पॉजिटिव है। अब अगेन ये सब पॉइंट्स पढ़ाने का पर्पस क्या है कि आपको पीएम किसान स्कीम पता होनी चाहिए, आपको ई नैम पता होना चाहिए, बिकॉज ऑल्दो ये पुरानी स्कीम्स हैं बट ये आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में इनको डिस्कस करा गया है। ओके, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं सर्विसेज सेक्टर में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर जो है वो आज इंडिया का 50% से ज्यादा जीडीपी का शेयर होल्ड करता है। यानी कि अगर हम इंडिया में 100 रुपीज कमा रहे हैं तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज में सर्विसेज से 53 रुपीज आ रहा है आपके। ओके, और अगर हम एक्सपोर्ट में भी देखें, सर्विस एक्सपोर्ट देखें, तो इंडिया जो है वो 7th पोजीशन पे आ चुका है। ओके, सर्विसेज एक्सपोर्ट में इंडिया किस रैंक पे है? 7th नंबर पे है। ओके, फाइनली इन्होंने एक सजेशन दिया है, फाइनली इससे हम यहां पे एंड करेंगे इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कशन। ओके, विच इज कि भाई इनका स्ट्रैटेजिक विजन क्या है? सो दे आर आस्किंग फॉर अ डिसिप्लिन स्वदेशी। ओके, तो एक मैसेज सेंड किया है यहां पे कि अगर हम इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, अगर हम विकसित भारत 2047 का गोल अचीव करना चाहते हैं, सो हमें यहां पे एक डिसिप्लिन इंडियन चाहिए होगा। डिसिप्लिन इंडियन का मतलब क्या है यहां पे कि क्योंकि ग्लोबली अनसर्टेनिटी है, वी हैव टू कीप आवर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू कीप इन्वेस्टिंग इन द इंडियन इकोनॉमी। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर बाहर मार्केट नीचे डाउन जा रहा है, बाहर अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी है तो इंडिया में भी शायद डाउन जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर वरी को आप निकाल दीजिए और एक डिसिप्लिन स्वदेशी की तरह, एक डिसिप्लिन इंडियन की तरह आप इंडियन इकोनॉमी में भरोसा रखिए और यहां पे इन्वेस्ट करिए। तो इन्होंने क्या करा है? फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि दे आर सजेस्टिंग कि इंडिया को उन सेक्टर्स में फोकस करना चाहिए, इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, जहां पे हम एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन सकते हैं कि अगर मुझे लेट से एक्स प्रोडक्ट चाहिए तो ये प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ इंडिया से मिलेगा। सो वी वांट कि हम ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिस्पेंसिबल बन जाए कि इंडिया के अलावा तो कोई इसको चीपर रेट पे और बेटर क्वालिटी में प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। आई विल गिव यू वन एग्जांपल जिससे आप समझोगे, और इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। इसरो जो रॉकेट लॉन्चेस करता है, ओके, उसमें सिर्फ इंडियन सैटेलाइट्स नहीं होती हैं, बहुत सारे फॉरेन वेंडर जो बाहर की कंपनीज हैं वो भी अपने सैटेलाइट लॉन्चेस को इसरो से कराते हैं। क्यों कराते हैं? बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड। अभी एक दो फेलियर्स हुए हैं बट अदरवाइज वी हैव अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सैटेलाइट लॉन्चेस। और हमारी जो कॉस्ट है,
हमारी जो कॉस्ट है किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट कंपनी से और प्राइवेट कंपनी लाइक स्पेस एक्स से कम है। तो इसलिए इसरो जो है वो अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपनी एक इंडिस्पेंसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है आपके स्पेस सेक्टर में। तो हमें ये चीज जो है ये रेप्लिकेट करनी है अदर सेक्टर्स के अंदर में भी। ओके, तीन प्राइमरी प्रिंसिपल्स हैं, स्ट्रैटेजिक अर्जेंसी, फीजिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ओके, तो यहां पे ये है एम क्या है, इसके थ्रू हमारा एम क्या रहेगा कि हमें इनपुट कॉस्ट यानी हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट करना है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है हमारी, ईवी की इंडस्ट्री है, सोलर एनर्जी है, उन सब में हमें एडवांस टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना है, इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन में करना। वापस से वही बात करी जा रही है कि आप कैसे अपने आप को यहां पे इंडिस्पेंसिबल बना सकते हो। एंड फाइनली अगर हम ये सब करते हैं, सो फाइनली वी वुड पॉसिबली बी अचीविंग द गोल ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का डेवलप्ड इंडिया बनने का जो गोल है वो किस ईयर का है, सो इट इज ऑफ 2047। ओके, सो आई कैन सी हियर कि इंद्रेश ने, ईशांत ने सही आंसर दिया है, वी अनंत नागेश्वरम, यस ही इज योर करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ओके, तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर इकोनॉमिक सर्वे। ओके, लाइक आई सेड, लेकिन कि भाई आपका जो आज का न्यूज़पेपर इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक सर्वे, बट व्हाट आई स्टिल डन इज कि भाई मैंने 3 से 4 न्यूज इकोनॉमिक सर्वे की जो आ रही है उनको कवर करा है, बिकॉज हम इन एनी केस उसे आगे एमआईटीज में कवर करेंगे। लेकिन इसके अलावा मैंने क्या करा कि जो बाकी की न्यूज है जो शायद इकोनॉमिक सर्वे के आगे पीछे छुप जाती हैं उनको भी हम कवर करेंगे। ओके, सो जस्ट स्टे विथ मी फॉर दिस न्यूज एनालिसिस, क्योंकि फ्यूचर में जो इसके बाद 2 न्यूज के बाद जो न्यूज आएगी वो सब आपकी अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे है और यूजुअली हम मिस आउट कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पर जाते हैं कि यहां पे सर्वे ने एक चीज को क्रिटिसाइज करा है विच इज द न्यू पॉलिसीज ऑफ अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। अब ये अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर क्या है, तो यू मस्ट हैव हर्ड कि डिफरेंट गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन से जस्ट पहले डिफरेंट ग्रुप्स के लिए, जैसे विमेन के लिए हो गया, बिहार में अभी हमने देखा था विमेन के लिए हो गया, या फिर यहां पे फार्मर्स के लिए हो गया, उनको अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स दे रही हैं। कैश ट्रांसफर यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कंडीशन के, आपको कोई टारगेट नहीं दिया है, आपको जस्ट बाय द वर्च्यू यू बीइंग अ शेड्यूल कास्ट लेट्स से, जस्ट बाय बीइंग वर्च्यू ऑफ अ विमेन, आपको यहां पे गवर्नमेंट जो है 4000 रुपीज हर महीने प्रोवाइड करेगी, हर 2 महीने में 1000 रुपए देगी, 2000 रुपए देगी, इस तरीके से। तो यहां पे जो इकोनॉमिक सर्वे उसने इस स्कीम को क्रिटिसाइज करा है। ओके, दे हैव क्लेम्ड कि ये जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर से ये लॉन्ग टर्म के अंदर में एक बहुत बड़ा हमारे लिए बर्डन क्रिएट कर सकती है, फिस्कल बर्डन क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि जब आप अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स करते हो तो बहुत सारा पैसा जो आप लेट से एजुकेशन में लगाते, हेल्थ में लगाते, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में लगाते, उसको डाइवर्ट करके आप कैश ट्रांसफर कर रहे हो। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कैश ट्रांसफर के साथ, क्योंकि ये पॉलिटिकली इतने अट्रैक्टिव होते हैं, तो अगर आपने एक बार कैश ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया तो इनको रिड्यूस करना या इनको एलिमिनेट करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि एक बार अगर कैश ट्रांसफर जाना स्टार्ट हो गया है तो उसके बाद में अगर आप उनको रिमूव करते हो तो उस केस में देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका जो वोट बैंक है उसको आप लूज कर जाओगे और अपोजिशन पार्टी है उस पर गेन कर सकती है। इस वजह से एक बार अगर कैश ट्रांसफर कहीं स्टार्ट हो जाता है उनको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में जो आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने पॉइंट आउट करे हैं। ओके, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने इनके जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है उनको हाईलाइट नहीं करा है, शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट्स हैं इनके उनको भी हाईलाइट करा गया है। जैसे कि जो लो इनकम जो फैमिलीज हैं उनको एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो जाता है। ये देखा गया है कि विमेन जो है उनका बेटर न्यूट्रिशन लेवल होता है अगर यहां पे अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर होता है। ओके, तो ये सब भी पॉइंट आउट करा है, बट स्टिल दे हैव सेड व्हाट कि इट इज हाई टाइम की जो बहुत सारी स्टेट्स हैं जो बहुत सारे कैश ट्रांसफर, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर रन कर रहे हैं, उनको उनके लिए एक सनसेट क्लॉज लगाए, उनका एक एंडिंग डेट लगाए एंड विद टाइम उनको एलिमिनेट करे और जो आपका एक्सपेंडिचर उसको डाइवर्ट करे कहां पे, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में। ओके, तो यहां पे अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर क्या होता है वो एक्सप्लेन्ड है। देन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में क्या हाईलाइटेड है कि भाई बहुत सारी स्टेट्स ने नए नए स्कीम्स को रन करा है, जैसे कि अगर टोटल स्टेट स्पेंडिंग देखी जाए स्कीम में सो इट इज अराउंड 1.7 लाख करोड़ रुपीस। ओके, एंड अराउंड हाफ ऑफ द इंप्लीमेंटिंग स्टेट्स आर रेवेन्यू डेफिसिट। तो यहां पे क्या पॉइंट आउट किया जा रहा है कि देखिए 1.7 लाख करोड़ हम यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना सारा पैसा अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर में जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे, प्रॉब्लम है कि जो स्टेट्स इनको इंप्लीमेंट कर रही हैं 50% स्टेट रेवेन्यू डेफिसिट है। मतलब
उनकी कमाई कुछ नहीं है और वो एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही हैं, तो ऑब्वियसली इस एक्सपेंडिचर को करने के लिए उन्हें बाद में कहीं से डेट लेना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। ओके, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इनकम सपोर्ट इमीडिएटली मिलता है, शॉर्ट टर्म कंजम्पशन इकोनॉमी बढ़ता है कि आपके पास पैसा आता है तो आप खर्चा ही करोगे अगर आपका हैंड टू माउथ एक्सिस्टेंस है। ओके, तो ये बेटर है। बट मेन कंसर्न क्या है कि जो फिजिकल सस्टेनेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म में अगर हम फिजिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो वो सस्टेनेबल नहीं है। ओके, करीब करीब 1.25% ऑफ जीडीपी जो है कुछ स्टेट के केस में ये जो कैश ट्रांसफर्स है ये आपका इतना ज्यादा पैसा यूज करता है। और बहुत बार क्या होता है कि अगर आप अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि बाकी के जो आपके खर्चे हैं जो शायद लॉन्ग टर्म में आपके काम के हो, जैसे इंफ्रा पे खर्च करना, एजुकेशन पे करना, हेल्थ पे करना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे करना, उसके लिए आपके पास में पैसा कम होता है। ओके, तो ये कुछ मेन कंसर्न्स हैं व्हिच हैव बीन रेज्ड बाय द सर्वे इन दिस रिगार्ड। ओके, एक और न्यूज मैं आपको बताता हूं, अगेन ये रिलेट कर रहा है जो प्रीवियस न्यूज है कि स्टेट जो है वो फिस्कली इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। फिस्कली इररिस्पॉन्सिबल, अगेन याद करिए, फिस्कल का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, गवर्नमेंट खर्चा कितना कर रहा है, कमा कितना रहा है। फिस्कली इररिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट है वो पैसा कम कमा रही है, खर्चा ज्यादा कर रही है, तो फ्यूचर में क्या होगा, आपको और भी ज्यादा कर्जा लेना पड़ेगा, आपको लोन्स लेने पड़ेंगे जो आपके आगे जाके बर्डन क्रिएट करेगा। ओके, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत है तो क्यों नहीं वो यहां पे आरबीआई को और रुपीस को छापने के लिए बोल सकते कि भाई आप और प्रिंट कर दीजिए। तो उसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि अगर वो ज्यादा आप नोट्स को ऐसे ज्यादा नोट छापते हो, आप ज्यादा प्रिंट करते हो, तो उससे इकोनॉमी के अंदर में नोट की सप्लाई बढ़ जाती है और उसका एक जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। ठीक है, और इसको मैं एक बहुत सिंपल चेन से समझा देता हूं कि अगर आरबीआई करेंसी ज्यादा प्रिंट करेगा तो मार्केट के अंदर में पैसा ज्यादा होगा, मार्केट में पैसा ज्यादा होगा यानी लोगों के पास स्पेंड करने के लिए पैसा ज्यादा होगा, लोगों के पास अगर पैसा स्पेंड करने के लिए ज्यादा होगा तो जो प्राइस आज लेट से ज्यादा हाई रेट पर भी है लोग उसको भी बाय करेंगे, और उससे मार्केट में सिग्नल क्या जाएगा कि लोग जो है वो हायर एक्सपेंडिचर के लिए रेडी हैं। उससे क्या करेंगे, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्राइजेस जो है, अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस हैं उनको इंक्रीज कर देंगे। आप यही सोचिए कि अगर आप लेट से कि कोई बिस्किट्स बनाते हैं एंड आप ये देख रहे हैं कि 10 रुपए का अगर आप बिस्किट का पैकेट बेच रहे हो तो आपकी सेल कम है, तो आप पॉसिबली क्या करोगे, उस पर 20% डिस्काउंट दे दोगे और आप 8 रुपीज में उसको बेचना स्टार्ट कर दोगे एंड यू वुड सी कि अब मेरी जो सेल है वो इंक्रीज हुई है, तो आप क्या करोगे 8। बट लेट से अगर हर कोई 10 रुपए में आपका आपका बिस्किट जो है वो बाय करने को रेडी है, तो पॉसिबली 1 या 2 महीने के बाद आप उसको 10 की जगह 12 या 15 कर दोगे, बिकॉज उसकी डिमांड है। और अगर लेट से 12-15 पर भी आपकी डिमांड है तो आप उसको और क्या करोगे, आप उसको 20 कर दोगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, यहां पे आपकी जो मार्केट में इकोनॉमी के अंदर में इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होता है। इसलिए जो गवर्नमेंट होती है वो अननेसेसरी का आरबीआई से प्रिंट नहीं कराती है। ओके, लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है, एंड द डिफिकल्टी बीइंग कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहां पे अपोजिशन पार्टीज जो हैं, आपकी जो रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टीज हैं, वो एक दूसरे को इलेक्शन में हराने के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रॉमिस कर सकती हैं। तो इसका क्या तरीका है कि हम यहां पे फिस्कल डिसिप्लिन लाएं, तो उसके लिए हमने 2003 में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था, एंड द स्टेप वाज कि यहां पे जो गवर्नमेंट है उसको स्पेसिफिक टारगेट्स दिए जाएंगे और उनको इन टाइम उस टारगेट को अचीव करना है। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट्स की इंक्रीज होगी, और उस बिल का नाम या उस एक्ट का नाम भी क्या है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो 2003 में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया पार्लियामेंट ने कि उसने एक लॉ क्रिएट करा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003, सो दैट कि जो गवर्नमेंट है, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, वो फिस्कली रिस्पॉन्सिबल रहे। ओके, वो फिस्कली रिस्पॉन्सिबल रहें, और अगर वो इसको वायलेट करती हैं, इस लिमिट को ब्रीच करती हैं, सो देयर शुड बी सर्टेन रिपरकशंस। ओके, तो यहां पे 2003 में करा गया सो दैट हम एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरिंग, मतलब जो लोन के लिए लोन आप ले रहे हो उसको हम कंट्रोल कर सकें, और फिस्कल डेफिसिट, लॉन्ग टर्म का आपका जो डेफिसिट है, लॉन्ग टर्म जो आपके लोन्स हैं, आपका लॉन्ग टर्म जो डेट है उसको हम रिड्यूस कर सकें। ओके, तो इसमें हमने सिंपल ऑब्जेक्टिव्स दिए कि आपको क्या करना है, आपको अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना है और रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना है। कितना कम करना है, टारगेट हमने फिक्स कर दिया था यहां पे। ओके, फिस्कल डेफिसिट का और आपके रेवेन्यू डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट के लिए तो सीधा सा टारगेट था कि आपको क्या करना है, 3%।
नाउ अगर आप इकोनॉमिक सर्वे इस बार का देखो, हमारा फिस्कल डेफिसिट क्या है, 4.4% पे आ चुका है, रिड्यूस हुआ है, 4.4% पे आ चुका है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि ये 3% पे आ जाना चाहिए। ओके, सो इट्स अ वेरी एम्बिशियस टारगेट, बट दिस इज व्हाट द एफआरबीएम सेज कि फिस्कल डेफिसिट को हमें 3% पे लाना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट को करना है 0। ओके, तो हमारा जो एफआरबीएम एक्ट है वो हमारे लिए क्या गोल डिसाइड करता है कि फिस्कल डेफिसिट को तो 3% पे लाना है और हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको हमें एलिमिनेट करना, उसको 0 करना है। ओके, अब फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट है मतलब कि जो डे टू डे आपका है, डे टू डे एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू योर रेवेन्यू। यानी कि आप रोज अपना ऑफिस चलाने के लिए आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, आपकी कमाई कम है। यानी कि ऑफिस चलाने के लिए या तो आपका जो सेविंग्स है उसमें से आप पैसा निकालोगे, या फिर जो आपको मार्केट से कहीं से लोन लेना पड़ेगा अपने ऑफिस को रन करने के लिए। ओके, तो ये है आपका क्या विथ रिगार्ड टू योर ओरिजिनल टारगेट्स अंडर एफआरबीएम। इसके बाद आते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि हमने जो ये गोल्स डिसाइड करे थे इनको हम वैसे ही रन कर रहे हैं, इसमें हमने कुछ चेंजेस करें। फॉर एग्जांपल कि जब कोविड का टाइम था सो उस टाइम में तो रेवेन्यू कोई जनरेट हो नहीं रहा था, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कुछ फिक्स भी रहते हैं। जैसे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनका सैलरी जाएगा ही जाएगा, जो पेंशन ले रहे हैं उनको पेंशन मिलेगा ही, ऑफिस के अंदर में जो बाकी के खर्चे हैं वो भी कंटिन्यूसली रहेंगे। एट द सेम टाइम हेल्थ के अंदर में भी गवर्नमेंट को और भी ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ा था। जैसे उस टाइम में कोविड-19 में फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वैक्सीनेशन करी गई थी, तो प्राइवेट कंपनी को तो पेमेंट करना ही है। तो उस टाइम में क्या था, हमारा जो एक्सपेंडिचर था ऑब्वियसली वो रेवेन्यू को वहां पे एक्सीड कर रहा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी। तो उस टाइम में हमने जो ये गोल्स डिसाइड करे थे कि हमें रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, उसमें हमने एक बार का लीवे प्रोवाइड कर दिया था, एक्सेप्शन दे दिया था। तो उस टाइम में हमने क्या देखा कि बहुत बार जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या कोविड-19 लाइक सिचुएशन हुई है तो हमने जो ये टारगेट है उनको एक बार का फ्रीज कर दिया है कि इट्स ओके कि बिकॉज अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है तो अभी हम इसको नहीं यहां पे फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके अलावा द स्ट्रिक्ट 3% टारगेट हैज रेयरली बीन अचीव्ड। आज तक 2003 से लेके आज तक इसको एक बार भी हमने अचीव किया ही नहीं। रेयरली क्या, एक बार भी अचीव नहीं हुआ है। हम 4.5 तक भी पहुंचे, 3.9 भी शायद कभी किसी एक फाइनेंशियल ईयर में आए हो इतने साल, 20 साल के पीरियड के अंदर में, बट अदरवाइज इसको हम कभी अचीव नहीं कर पाए। ओके, अब यहां पे जो इकोनॉमिक सर्वे क्या बता रहा है, इकोनॉमिक सर्वे सेइंग कि अगर हम फिस्कल डिसिप्लिन देखते हैं, अगर हम फिस्कल डिसिप्लिन देखते हैं सेंटर और स्टेट का, सो वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जो सेंटर है, सेंटर ने अपना फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करा है, उसने पेंडेमिक के बाद से ही फिस्कल डेफिसिट को कम किया है। लेकिन जो स्टेट्स हैं दे आर फेसिंग वर्सनिंग फाइनेंसेस, और वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लोअर रेवेन्यू। उनकी कोई इनकम नहीं है और वो कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, वेलफेयर स्पेंडिंग कर रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो अपने फिस्कल डेफिसिट को कम कर रही है, वो तो रेवेन्यू इंक्रीज करने पे फोकस कर रही है, एक्सपेंडिचर को कम कर रही है, बट स्टेट जो है वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इसका रिकमेंडेशन क्या है कि जो एफआरबीएम एक्ट है, ये जो आपका एफआरबीएम एक्ट है, इसके अंदर में सेंटर को तो इसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए। जैसे कि यहां पे हमने अगर 3% का गोल रखा है तो फिस्कल डेफिसिट को 3.5% कर देना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। और स्टेट्स के लिए क्योंकि उनके फाइनेंसेस वर्सन हो रहे हैं तो उनके लिए हमें और फिस्कल रिस्पॉन्सिबल कंडीशंस पुट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई स्टेट का फिस्कल डेफिसिट इस लेवल को क्रॉस करता है, लेट्स से 7% को क्रॉस करता है, तो अब वो नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लोन नहीं ले पाएगा। ओके, इससे क्या होगा, जो स्टेट्स होंगी दे वुड बी फोर्स टू डू व्हाट, टू डू दीज करेक्शंस। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पे आपके इकोनॉमिक सर्वे ने सजेशन प्रोवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। आई नो कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ये ज्यादा क्या है, टेक्निकल हो रहा होगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स है, नंबर्स हैं, तो जस्ट बी विद मी। आप अगर एक बार इसको अच्छे से फॉलो करेंगे, एंड माय सजेशन वुड बी कि अगर आपको ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, इसको वापस देखना, एक बार वापस से देखना, उससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अगेन रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे बट नॉट एग्जैक्टली अबाउट इकोनॉमिक सर्वे, एंड इट इज कि इकोनॉमिक सर्वे ने यहां पे सपोर्ट करा है जो हमने नरेगा को रिप्लेस करके जो नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी है, वो क्या है, वीबी जी रामजी एक्ट। ओके, वीबी जी रामजी एक्ट। तो अब यहां पे क्या है, वीबी का विकसित भारत का फुल फॉर्म तो है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जी रामजी जो है उसका फुल फॉर्म बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जी रामजी?
ओके, तो अच्छा नाम दिया है बहुत ही, जी राम जी। तो यहां पे जब तक आप मुझे उसका फुल फॉर्म बताते, लेट डिस्कस कि यहां पे हमने करा क्या है। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब ये स्कीम आई थी, फिर से एक बार का शॉर्ट डिस्कशन करते हैं। और ये जो आपके सामने पोस्टर दिख रहा है लेफ्ट में, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोस्टर है, तो मैं उसी से ही आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, तो पहले आपका नरेगा था, अब आपका क्या है, जी राम जी है। तो नरेगा जो था ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम थी, इट वॉज डिमांड बेस्ड, और ये क्या है, ये सप्लाई बेस्ड है। नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस डिमांड ड्रिवन स्कीम एंड योर सप्लाई बेस्ड स्कीम? जो आपका डिमांड वाला स्कीम है, ओके, आपका जो डिमांड वाला स्कीम है, उसमें अगर किसी पर्सन को काम चाहिए, किसी को अगर अनस्किल्ड मैनुअल लेबर करने को कोई एग्री करता है, तो गवर्नमेंट को काम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, यानी कि अगर गवर्नमेंट काम प्रोवाइड नहीं करती है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना है। लेकिन यहां पे सप्लाई बेस्ड है, इट मींस कि अगर काम अवेलेबल होगा, पहले काम क्रिएट किया जाएगा और फिर उसके लिए बोला जाएगा कि हमें इसके लिए, इस काम के लिए इतने लोग रिक्वायर्ड हैं, उसके बाद ही आपको काम मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं यहां पे मैं क्या हो रहा है कि जो आपको गारंटी थी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी थी, वेज गारंटी थी, वो वेज गारंटी जो है वो एंड कर दी गई है। ओके, एंड इट इज अ बिग चेंज। ओके, इसके अलावा और क्या चेंजेस है, जैसे कि अगर नरेगा की बात करी जाए, उसमें आपको मिनिमम 100 डेज का काम मिलता था। ओके, इसमें क्या था, मिनिमम 100 डेज का था। इसमें आपका जो एम्प्लॉयमेंट है जी राम जी में, उसको इंक्रीज कर दिया गया। इसमें आपको 125 डेज का काम मिलेगा। ओके, इसमें 125 डेज का। टाइप ऑफ वर्क दोनों में सेम है, इसमें भी आपको वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल लेबर है, इसमें भी वेज एम्प्लॉयमेंट ऑन इन अनस्किल्ड मैनुअल लेबर में ही काम मिलेगा। ओके, इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई अगर स्टेट नहीं दे पाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है। यहां पे ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, यहां पे नो प्रोविजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ओके, तो ये एक बड़ा चेंज है। इसमें एक और एक इंपॉर्टेंट चेंज करा गया। देखिए, नरेगा जो था वो 365 डेज अवेलेबल रहता था, नरेगा जो था वो 365 डेज अवेलेबल रहता था। लेकिन जो आपका वीबी जी राम जी है, इसके अंदर में जो स्टेट्स है उनको 60 डेज का पॉज मिल सकता है। यानी कि अगर लेट से कि कहीं पे एग्रीकल्चर सीजन चल रहा हो, जहां पे एग्रीकल्चर लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे जो लेट से राजस्थान स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं कि वो ये नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि जून के 1 से लेके 20 तक, इन 20 डेज में जो ये स्कीम है ये इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। ओके, 21 से वापस से स्कीम इंप्लीमेंट हो जाएगी। पर्पस क्या था इसका कि यहां पे जो पीरियड है, ये एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। उस टाइम में एग्रीकल्चर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपका नरेगा जब चल रहा होता था तो बहुत सारी जो लेबर है वो वहां पे डाइवर्ट हो जाती थी, और इस वजह से क्या था, या तो लेबर अवेलेबल नहीं होती थी या फिर लेबर की जो कॉस्ट है वो हाई होती थी। तो इसलिए एक फ्री मार्केट क्रिएट करने के लिए लेबर के लिए एग्रीकल्चर सीजन में यहां पे 60 डेज का आपको करा गया है। ओके, डिमांड बेस्ड फंडिंग है, यानी कि अगर यहां पे डिमांड करी तो आपको स्टेट को फंड देना पड़ेगा, सेंटर को। यहां पे क्या नॉर्मेटिव फंडिंग है, यानी कि हर स्टेट को एक रूल बेस पैसा दिया जाएगा। एक एग्जांपल से समझ में आएगा आपको, राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं कि यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखेगी कि राजस्थान के अंदर में रूरल पॉपुलेशन कितनी है और यहां पे डेवलपमेंट का लेवल क्या है। डिपेंडिंग ऑन कि कोई स्टेट का डेवलपमेंट लेवल क्या है, उस स्टेट के अंदर में रूरल पॉपुलेशन कितनी है, अकॉर्डिंगली वो एक बजट डिसाइड कर देंगे राजस्थान के लिए। तो जितना बजट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे की फंडिंग डिसाइड करनी है। और इन केस कोई स्टेट जैसे राजस्थान यहां पे अगर उस नॉर्मेटिव बजट को एक्सीड कर देती है, तो यहां पे सेंटर पैसा नहीं देगा, राजस्थान जो स्टेट है उसको पैसा देना पड़ेगा। ओके, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो राजस्थान को देना पड़ेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पे हम कवर करेंगे, विच इज कि यहां पे नरेगा के अंदर में जो वेजेस हैं, नरेगा के अंदर में जो वेजेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती थी। ओके, 100% वेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती थी, और मटेरियल कॉस्ट को यहां पे डिवाइड किया जाता था। और यहां पे जो वीबी जी राम जी है, इसके अंदर में 100% गवर्नमेंट पे नहीं करेगी। इसमें जो टोटल कॉस्ट होगी, वो 60-40 डिवाइड करी जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो अ बिग चेंज। ओके, और इसको इकोनॉमिक सर्वे ने सपोर्ट करा है, स्टेटिंग कि बिकॉज आपके नरेगा के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इसलिए दे यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑन नरेगा। लेकिन अब जब यहां पे स्टेट्स को भी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो अब इनको भी यहां पे सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा, विच इज अ इंपॉर्टेंट चीज। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे ने इस चीज को अप्रिशिएट करा एंड दे आर इन फेवर ऑफ हैविंग दिस न्यू स्कीम।
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। सो ये जो न्यूज है इट इज रिलेटेड टू यस्टरडेज न्यूज़पेपर। ओके, एंड द न्यूज इज, इफ यू रिमेंबर, आपने कल का न्यूज देखा तो उसमें एक अपडेट दे रहा हूं मैं। तो अपडेट बीइंग कि कल हमने पढ़ा था कि यूजीसी जो है, तो आप मुझे फुल फॉर्म बताइए इसका, यूजीसी का। इसने नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन जो थे आपके पब्लिश करे थे। ओके, जिसके अंदर में आपको इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड ये सब क्रिएट करने थे। और इन रेगुलेशन को कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। चैलेंज पहले ही कर दिया गया था, कल इसकी हेयरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने करंटली क्या करा है, इनको इन अबेंस लिखा है। अबेंस का मतलब है, अबेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, नॉट इन फोर्स राइट नाउ। ओके, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल नहीं कहा गया है, इनका एप्लीकेशन इन अबेंस है, मतलब कि अभी इनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि ये ज्यादा ही पावरफुल है, टू स्वीपिंग। क्यों? क्योंकि यहां पे द कोर्ट इज ऑफ द व्यू कि इनके मिसयूज की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। ओके, और उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने करंटली इसको क्या बोला है कि अभी हम इनको इन अबेंस रख रहे हैं। विल हियर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड एंड अकॉर्डिंगली फ्यूचर में हम डिसाइड करेंगे। बट करंटली इनका एप्लीकेशन जो है उसको अभी वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उनको अभी अप्लाई नहीं किया गया है। ओके, अब ये एंटी डिस्क्रिमिनेशनरी रेगुलेशंस क्या है, इनको अगर समझना है तो आपको कल का न्यूज एनालिसिस देखना पड़ेगा, उसके अंदर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस करा है। ओके, सो यू कैन गो थ्रू दिस। तो एक अपडेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन है, एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट ने उनको इन अबेंस में उनको अभी पॉज कर दिया। इससे मान लीजिए पॉज हो चुके हैं वो आप। ओके, लेट मी लुक एट द कमेंट बॉक्स। ओके, सो आपने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल्कुल सही दिया है। ग्रामीण भी अगर आप ब्रैकेट में लिख देते हैं जैसे डीबी गेमिंग ने करा, बिल्कुल सही है। ओके, यस, यूजीसी बिल्कुल सही। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ये भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लाइक आई सेड कि हम वो न्यूज जो है जो रिलेट नहीं कर रहे इकोनॉमिक सर्विसेज से और जो यूजली मिस आउट कर देते हैं बाकी लोग, उनको हम कवर करेंगे। एंड इट इज कि आपकी जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो आपकी यहां पे कल ऑर्गेनाइज करी गई थी और उसके साथ में रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन जो है वो कंक्लूड हो चुके हैं। तो ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी क्या होती है? सो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इज अ मिलिट्री सेरेमनी। ओके, एक मिलिट्री सेरेमनी है जो आपके रिपब्लिक डे को कंक्लूड करती है। तो आपका रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन जो है वो आपका, आप ये मानिए कि रिपब्लिक डे से एक दिन पहले स्टार्ट हो जाता है और वो कंटिन्यू करता है टिल द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इज कंडक्टेड। ओके, तो आप ये मानिए 25 से 29 जो टाइम होता है वो आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का टाइमिंग होता है। तो ये क्या सिंबलाइज करती है? एंड ऑफ द रिपब्लिक डे फेस्टिविटीज। ओके, इसके साथ हमारा रिपब्लिक डे का जो फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन है, वो एंड होता है। कब होता है? हर साल 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कंडक्ट करी जाती है। कहां पे होती है? इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इफ यू रिमेंबर, रिपब्लिक डे परेड कहां पे होती है? वहां पर ये नहीं होती है। ओके, बहुत बार क्या होता है, रिपब्लिक डे परेड याद होती है तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी शायद वहीं होती होगी और उससे आप गलत आंसर कर देते हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो रिपब्लिक डे की परेड है, रिपब्लिक डे की जो परेड है वो कहां पे हम कंडक्ट करते हैं। ओके, और फिर जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी वो कहां पे होती है? इट टेक्स प्लेस एट विजय चौक। ओके, इसको कहां पे करा जाता है? विजय चौक पे किया जाता है। ओके, जो कहां पे? रायसीना हिल, विच इज द रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहां पे इसको करा जाता है राष्ट्रपति भवन के सामने में। कौन प्रिसाइड करता है? तो इट इज प्रिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो आपके चीफ गेस्ट होते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के, एंड ही इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर। इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। सुप्रीम कमांडर का मतलब क्या है कि जितने भी आर्म फोर्सेस हैं दे आर आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे इन तीनों जो आपके चीफ्स हैं, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ, इनके ऊपर पे कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दे थिंक कि वो सीडीएस है। सीडीएस इज नॉट सुपीरियर टू दिस नेवी चीफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ। प्रेसिडेंट इज सुपीरियर। ओके, तो इज द सुप्रीम कमांडर और वो चीफ गेस्ट होते हैं बीटिंग रिट्रीट के। अब ये ऑरिजिनेट कहां से हुआ था? तो ये एक ओल्ड यूरोपियन मिलिट्री ट्रेडिशन है, तो उसको हमने हमारे इंडिया में भी कंटिन्यू करा है। ओके, मॉडर्न इंडियन वर्जन जो है ये हमने 1950 में इनिशिएट करा था। उस टाइम में इंडियन आर्मी में एक मेजर थे, मेजर रॉबर्ट्स थे, जिन्होंने इस सेरेमनी को आपके रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का पार्ट डिसाइड करा था।
यस, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। कर्तव्य पथ पे आपकी जो सेरेमनी है रिपब्लिक डे की वो कंडक्ट करी जाती है, और यहाँ पे आपका कौन सा हो रहा है, ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जो आपका इसका फाइनल कंक्लूजन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं इंडियन एक्सप्रेस से भी एक और न्यूज। अगेन रियली सॉरी, आज इकोनॉमिक का ओवरडोज हो चुका है, बट अगेन दिस न्यूज इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड अगेन नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमी की न्यूज है। तो यहां पे देखो, इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको बताया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके, कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम यूज करते हैं टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया। इन्फ्लेशन का डेटा हमें कहां से मिलता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मिलता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसको भी यहां पे अपडेट करा गया है। ओके, लाइक आई सेड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में होता है डिफरेंट इन्फ्लेशन, नॉट इन्फ्लेशन, डिफरेंट, इट्स अ सर्वे जिसमें जो प्राइजेस हैं डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज की, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की जो प्राइजेस हैं वो इसके अंदर में हम सर्वे करते हैं, मार्केट में जाते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मार्केट में जाते हैं और प्राइसेस को पता करके आते हैं। उससे हमें ये आइडिया लगता है कि मार्केट में इंफ्लेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहां पे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके अंदर में कुछ चेंजेस करे गए, विच इज मेजरली कि सीपीआई इंडेक्स में जो बास्केट ऑफ गुड्स को कंसीडर किया जाता है, लेट्स से कि मैं उसमें मिल्क, सोप, आपका शैम्पू हो गया, बिस्किट्स हो गया, दाल्स हो गई, आपका फ्यूल प्राइस हो गया, उन सबको कंसीडर करता हूं मैं। जो डिफरेंट सर्विसेज हैं, जैसे एजुकेशन में ट्यूशन फी हो गई आपकी, हेल्थ में आपका कोई जो हॉस्पिटल फीस हो गया, उन सबको चेंज कंसीडर किया जाता है। और उसकी प्राइस चेंजेस क्या हुई हैं, कंज्यूमर उसमें क्या प्राइस का चेंज दिख रहा है, वो सब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नोट कर लेते हैं। उससे हमें आइडिया क्या लग जाता है कि अगर लास्ट ईयर तक मेरा जो घर का बजट है वो 1000 का है और अब वो 1500 रुपए हो गया है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे देखिए मेरा करीब करीब 1.5% यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, तो ये क्या दिखा रहा है आपको, गुड्स एंड सर्विसेज जो कॉमनली आपके कंज्यूम किए जाते हैं उसके प्राइजेस में क्या क्या चेंज है। इसको आरबीआई यूज करता है फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये जो सीपीआई का डेटा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको अपडेट करना, बिकॉज इसको हम यूज करते हैं, इसको आरबीआई यूज करता है फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो हमने क्या है, आरबीआई को एक इन्फ्लेशन का टारगेट दिया हुआ है, और वो टारगेट क्या है कि जो सीपीआई से इन्फ्लेशन का डेटा आएगा उसका इन्फ्लेशन हमें 4% पे मेंटेन करना है। अब आप ये सोचिए कि अगर मैं यहां पे जो प्राइजेस कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर वो प्राइजेस आपके अप टू डेट नहीं है, उनका कंपैरिजन अप टू डेट नहीं है, तो यहां पे जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो रियल पिक्चर शो नहीं करेगी। ओके, इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें टाइम टू टाइम सीपीआई को अपडेट करना होता है। तो यहां पे हमने ज्यादा ही टाइम ले लिया है, ठीक है, क्योंकि पिछला जो सीपीआई का हम जो यूज कर रहे थे वो था 2011 और 12 का। ओके, प्रीवियस सीपीआई सीरीज जो हम यूज कर रहे थे वो किससे किससे कंपेयर करा जा रहा था, 2011-12 से। आप सोचिए कि 15-16 साल पुराना जो डेटा है उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली 15-16 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो वो कुछ भी हमारे इस इन्फ्लेशन डेटा में शो नहीं हो रहा था अच्छे से। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, अब उसे यहां पे 2011-12 से इसको चेंज कर दिया गया है टू 2024। अब हम जो 26 का इन्फ्लेशन डेटा है उसको कंपेयर कर रहे हैं 2024 से। इससे फायदा क्या होगा कि हमारे पास जो इन्फ्लेशन के एस्टिमेट आएंगे, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में प्राइस चेंज आएगा, वो और भी ज्यादा नियर होगा टू द एक्चुअल सिचुएशन। लेकिन अदरवाइज क्या था, एक्चुअल सिचुएशन हमें नहीं शोकेस हो रही थी। सो इट इज अ बिग चेंज। ओके, तो आपको याद क्या रखना है कि देखिए कौन सा इंडेक्स का यहां पे डेटा अपडेट किया गया है, तो सीपीआई का करा गया है। प्रीवियस ईयर कौन सा था, पहले कौन सा सीपीआई सीरीज यूज हो रहा था, 2011-12 का हो रहा था। अब कौन सा है नया, अब है 2024 का। रीजन क्या है, बिकॉज इनकम्स बहुत हाई हो चुकी हैं, तो 2011-12 से कंपेयर करो तो आज में इनकम लेवल चेंज हो चुका है, अर्बनाइजेशन हो चुका है, बहुत सारी पॉपुलेशन रूरल एरिया की थी वो अब अर्बन एरिया में आ चुकी है, और यहां पे कंजम्पशन हैबिट्स भी चेंज हुई है। ओके, कंजम्पशन हैबिट्स भी चेंज हुई है। इसलिए यहां पे क्या डिसाइड करा कि एक तो 2024 का डेटा हम यूज करेंगे यहां पे। ओके, और इसके अलावा जो आइटम्स हम यूज कर रहे हैं, आइटम्स जो हम चेक कर रहे हैं, उनका नंबर भी इंक्रीज करेंगे। ओके, उनका नंबर भी इंक्रीज करेंगे। आई गिव यू वन एग्जांपल कि अगर आप डेटा देखें इंडिया में कि इंडिया में हम कितना चीज ईट करते हैं, तो 2011-12 में इट वाज नेग्लिजिबल, इट वाज नॉट इवन मोर देन 1%, लेकिन अब क्या है, वो हाई हो चुका है। तो अब हम उस टाइप के आइटम्स को इंक्रीज कर देंगे तो हमें और भी ज्यादा बेटर फोकस मिलेगा। यहां पे जैसे देखिए फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज जो है उसको अब कम करा है। ओके,
फूड और बेवरेज का पहले 2011 डेटा 12 के डेटा में, इन्फ्लेशन डेटा में ज्यादा था, लेकिन अब उसका वेटेज कम करा है। रीजन बीइंग जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता है। ओके, हम फूड और बेवरेज पे हमारा जो टोटल इनकम है उसका कम पैसा खर्च करते हैं। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी चेंज होती है, हमारी इनकम इंक्रीज होती है, हम लग्जरीज में, हम बाकी चीजों में एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ाते हैं। तो 2011-12 में हमारा फूड बेवरेज पे खर्चा ज्यादा था इन्फ्लेशन में कंसिडरेशन, अब उसको रिड्यूस कर दिया है सो दैट हमें प्रॉपर इन्फ्लेशन यहां डेटा मिले। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा, आज का जो न्यूज़पेपर है इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक सर्वे। सो इन केस इकोनॉमिक सर्वे आपको अच्छे से समझना है तो उसके लिए MIT का वेट करिए। अदरवाइज अगर यहां कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसको अगली क्लास में या MIT के सीरीज में उसको और डिटेल में कवर करेंगे। इन केस आपको न्यूज़पेपर में कोई टॉपिक है जो लेट से ये न्यूज आइटम आपको समझ नहीं आया, तो जस्ट गिव अस द पेज नंबर ऑफ दैट न्यूज़पेपर और उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। किसी सेशन में, स्पेशल सेशन में या नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल में, न्यूज सेशन में उसको कवर कर लिया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको आज का न्यूज एनालिसिस समझ आ गया होगा, बिकॉज अगर समझ में आ गया है सो इट इज आवर टाइम टू डू द इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज टू गो थ्रू द today's important 20+1 GK questions. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी क्या आप इनको आंसर अच्छे से कर पाए हैं या नहीं कर पाए। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस। ओके, लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन जस्ट अ रिमाइंडर फॉर दोज हु आर जॉइनिंग अस नाउ कि भाई आप जिसका भी आंसर दे रहे हो तो आपको कैसे लिखना है, 1A 1B 1C या 1D। आपको आंसर कैसे करना है, नंबर के साथ में ऑप्शन लिखना है सो दैट वी नो कि आप किसका आंसर कर रहे हो। ओके, ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फर्स्ट का आंसर यस, बिल्कुल सही दिया ईशांत आपने। इन विच फाइनेंशियल ईयर वाज इंडियाज फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड, इट वाज इन 1950-51। तो फर्स्ट का आंसर है बिल्कुल सही, डीपी गेमिंग, इट इज बी। सेकंड के देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द इकोनॉमिक सर्वे। तो अगर मिनिस्ट्री पूछी जाए तो आप क्या कहोगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बट यहां पे आपसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन सा डिपार्टमेंट है वो पूछा गया है, सो इट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वैसे इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ए। यस, आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपका, सेकंड का ए है। थर्ड पे आ जाते हैं, Who heads the team that authors the economic survey 25-26? कौन ऑथर करता है भाई इसको, तो बेसिकली आपसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पूछा है। ओके, सो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है और आई एम श्योर आप सही आंसर देंगे, इट इज वी अनंत नागेश्वरन। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ, बाय कन्वेंशन द इकोनॉमिक सर्वे इज टेबल्ड इन पार्लियामेंट व्हेन। कन्वेंशन के हिसाब से कब होता है भाई, एक वीक आफ्टर द बजट, बजट के बाद तो नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, नहीं, फाइनेंशियल के एंड में भी नहीं होता है। ऑन द सेम डे एज अ बजट, नहीं। ऑन द डे बिफोर द बजट, यस। तो कन्वेंशनली तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अ वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से, नाइस टीपी गेमिंग ईशांत, आप दोनों सही आंसर दे रहे हैं। फिफ्थ पे आ जाते हैं, व्हाट डज CPI स्टैंड फॉर इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स। बहुत सिंपल सा आंसर है। अगेन आंसर देने से पहले ऑप्शन चारों देखना फिर आंसर करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, क्या है CPI का फॉर्म, इट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इन बैंकिंग NPA रेफर्स टू, ये भी हमने डिस्कस करा है। अगेन लुक एट द ऑप्शंस फिर आंसर देना। यस, फिफ्थ का आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आप। सिक्स का आंसर, NPA किसके लिए स्टैंड करता है, इट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो देखिए ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, तो सिक्स का आंसर सी है। लेट्स सी आप इसका आंसर सही कर रहे हैं क्या। यस, सिक्स, यस सी, सिक्स का आंसर बिल्कुल सही है। सेवन पे आ जाते हैं, इंडिया करंटली रैंक्स एज द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ सर्विस। तो हमने ये इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस करा है। ओके, ये जो जो इनकी रैंकिंग है इंडिया की, वो लास्ट ईयर भी सेम थी। तो अगर आपको लास्ट ईयर की भी याद है तो भी आप सही होगे। वैसे इस साल की रैंकिंग क्या है हमारी, इट इज 7th, और ये किस में है, डी में है। ओके, तो 7th का आंसर क्या है, डी, बिल्कुल सही। 8 पे आ जाते हैं। 8th, जीएसटी इन इंडिया रेफर्स टू, जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो 8th का आंसर क्या होगा, डी। 9th पे आ जाते हैं,
द बेस ईयर फॉर द रिवाइज सीपीआई सीरीज, बेस ईयर पूछा है रिवाइज सीपीआई का, पुराना नहीं पूछा, नया वाला बेस ईयर पूछा है। तो नया बेस ईयर क्या है? 9th का आंसर आप क्या देंगे? 9th का आंसर है ए। ओके, तो 9th का आंसर हो जाएगा ए। ओके गुड, 7th 8th का आपने सही आंसर दिया है। 10th पे आ जाते हैं। अंडर आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग द मैंडेटेड सीबीआई टारगेट इज। ओके, अब देखो यहां पे अगर आपको सिर्फ ये भी याद है, ये तो मैंने डिस्कस भी किया है आपसे, यहां पे आपसे एमपीसी का टारगेट पूछा है, आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इन्फ्लेशन टारगेट पूछा है, तो वो क्या है? इट इज 4% और वो 2 से 6% के बैंड में है। तो अगर आपको 4% भी याद है तो भी आप 10th को आंसर कर पाएंगे। 10th का करेक्ट आंसर है बी। यस, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, डीपी गेमिंग। 11th पे आ जाते हैं। डीपी गेमिंग प्लीज एक तो आपका प्रॉपर नाम रखिए जो है 11th, जो रियल नेम है। ओके, ओ यस ईशान, बिल्कुल सही। 11th पे आते हैं। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हर साल कब होती है? ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कल हुई थी। कल क्या था? 29 जनवरी। तो 11th का आंसर सी, बिल्कुल सही ईशान। 12th पे आ जाते हैं। बीटिंग रिट्रीट मार्क्स द एंड ऑफ विच नेशनल सेलिब्रेशन? बीटिंग रिट्रीट किसका एंड माना जाता है? 12th का आंसर, 12th का क्या है? इट इज द एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। 12th का आंसर इज डी, बिल्कुल सही। बोथ ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर्स। 13 पे आते हैं। कहां पे होता है वेन्यू? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का वेन्यू कौन सा है? सो इट इज विजय चौक। तो 13 का आंसर क्या है? ए। 13 का आंसर ए। 14 पे आ जाते हैं। सेरेमनी को प्रिसाइड कौन करता है? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की बात चल रही है, कौन प्रिसाइड करता है उसको? इट इज द चीफ, हु इज द, ही और शी इज द चीफ गेस्ट एज वेल एज द सुप्रीम कमांडर, और वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 14 का आंसर आप क्या मार्क करोगे? बी। यस करेक्ट, आप सही आंसर दे रहे हैं सब। 12, 13, 14, 15 पे आ जाते हैं। ओके, विकसित भारत रोजगार आजीविका बिल, वीबी जी राम जी, जो बिल है या अब एक्ट बन चुका है, ये कौन से लॉ को रिप्लेस कर रहा है? इट इज रिप्लेसिंग द एमजी नरेगा। तो 15 का आंसर आप क्या दोगे? इट वुड बी बी। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द न्यू बिल गारंटीज हाउ मेनी डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर रूरल हाउस होल्ड। जो ये नया बिल है, ये कितने दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी कर रहा है? तो ये आपसे क्या पूछ रहा है? ये नरेगा का नहीं पूछ रहा है, ये वीवी जी राम जी का पूछ रहा है कि भाई वो कितने डेज का प्रॉमिस कर रहा है। तो 16 का आंसर आप क्या दोगे? यस सी। 16 का आंसर बिल्कुल सही दिया आपने, इट इज सी। 17 पे आते हैं। फॉर मोस्ट स्टेट्स द रिवाइज सेंटर स्टेट कॉस्ट शेयरिंग रेशियो अंडर द बिल इज, कि जो नया आपकी स्कीम आया है उसके अंदर में जो शेयरिंग रेशियो क्या है? दैट इज गोइंग टू बी नाउ 60-40। ओके, मोस्ट स्टेट्स के लिए 60-40 है। वी डिड नॉट डिस्कस इट बिकॉज पहले कर चुके हैं। बाकी जो हिल स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उनके लिए 90-10 है, बट आपके लिए क्या है? 17 का आंसर डी है। 18 पे आ जाते हैं। स्टेट में टेम्पररी पॉज द प्रोग्राम फॉर अप टू हाउ मेनी डेज एनुअली? कितने दिन हम इसको पॉज कर सकते हैं? ओके, तो नरेगा में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, बट यहां पे 60 डेज का, साल में कोई भी 60 डेज पे आप पॉज कर सकते हो, यूजुअली एग्रीकल्चर सीजन में। तो 18 का आंसर क्या है? ए। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आप करेक्ट आंसर दिया आपने 18 का। 19 पे आते हैं। 19th, FRBM फ्रेमवर्क प्राइमरली एम्स टू रिस्ट्रेन व्हाट? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में सबसे ज्यादा फोकस हमारा किस पे है? क्या ट्रेड डेफिसिट पे है? नहीं। एक्सचेंज रेट पे नहीं। इन्फ्लेशन रेट पे नहीं। इट इज ऑन फिस्कल डेफिसिट। इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द गोल फॉर फिस्कल डेफिसिट? इट इज 3%। एफआरबीएम में 3% करना है। 19 का आंसर ए है। 20th पे आ जाते हैं। तो ये मैंने आंसर कर ही दिया है, आप इजीली कर पाओगे ये तो, इसलिए मैं बहुत बार अवॉइड करता हूं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि बहुत बार नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे होता है। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। सॉरी, 20th का आंसर बी। फाइनली 21st पे आ जाते हैं। A key concern about state finances highlighted in recent surveys. ओके, अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये आपने अगर न्यूज एनालिसिस पढ़ा है, उसको समझा है, तो आप इसको आंसर कर पाओगे, बिकॉज ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है।
ओके ये हो सकता है आपको पैसेज में इंफॉर्मेशन मिले, हो सकता है पैसेज में इंफॉर्मेशन ना मिले, और इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर पाए इसलिए हम टाइम देते हैं इकोनॉमिक सर्वे को समझने पे। ओके तो क्या पूछा है आपसे कि भाई स्टेट फाइनेंसेस को लेके कौन सा की कंसर्न यहां पे हाईलाइट करा है रिसेंट सर्वे में, तो ईशांत ने, डीपी गेमिंग ने, दोनों ने आंसर दे दिया है। राइजिंग ओके एक्सेसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 21 का आंसर ए नहीं है, दोनों ने आंसर गलत दिया है। फॉलिंग फॉरेस्ट रिजर्व्स, तो स्टेट फाइनेंसेस में ये भी सुनिए, एक्सेसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी ना कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उल्टा कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। करेंसी ओवर वैल्यूएशन, तो ये भी स्टेट फाइनेंस से क्या लेना देना है, ये तो सेंटर का काम हो गया। इट इज राइजिंग रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ स्टेट्स, स्टेट जो है वो ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, रेवेन्यू मतलब डे टू डे खर्चा ज्यादा है उनका, डे टू डे। ओके तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको अगर समझ में आएगा तो आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। ओके तो अदरवाइज तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके सो 21 का आंसर करेक्ट कर लीजिए, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके तो बोनस क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के 21 जीके क्वेश्चन अलॉन्ग विद योर न्यूज एनालिसिस। इन केस ऑफ एनी फीडबैक, एनी कमेंट, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।